जमींदार ने एक नौकर को तहखाने में फेंक दिया और अपने आदमियों को उसे खौलते पानी से भरने का आदेश दिया। और डेनमार्क में उस समय ऐसा क्रूर काम करना पूरी तरह कानूनी था। आम लोगों की जिंदगी और मौत पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था और उसे इतनी भयानक सजा सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसने बंजर जमीन को खेती लायक बनाने में एक रिटायर्ड फौजी की मदद की थी। फ्रेडरिक नाम के राजा के राज में जटलैंड नाम का एक बहुत बड़ा बंजर इलाका था। वहाँ की जमीन बहुत बंजर थी, जहाँ रेत और पत्थरों के अलावा सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ थी जिन्हें साफ करना मुश्किल था। ऊपर से वहाँ डाकुओं का आतंक था। राजा इस जगह को आबाद करके अपना टैक्स बढ़ाना चाहता था, लेकिन पिछले कई दशकों से वहाँ भेजे गए कई लोग खाली हाथ लौट आए और कुछ ने तो अपनी जान तक गवा दी। फिर 25 साल नौकरी कर चुका एक रिटायर्ड फौजी कॉलिन आया। वो एक बहुत ही गरीब और अनाथ लड़का था जिसे सब नफरत करते थे। वो खुद राज दरबार में गया और राजा का सपना पूरा करने की बात कही। सभी अधिकारियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर कॉलिन ने कहा कि वो सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं लेगा, उसे सिर्फ उस जमीन पर काम करने का हक चाहिए। तब जाकर वे लोग मान गए। इस तरह कॉलिन बड़े बड़े सपने लेकर इस भयानक बंजर जमीन पर आ गया। कॉलिन को पूरा यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। जैसे जैसे वो जमीन को खोदकर उसे परखने लगा, उसका प्लान और भी पक्का होता गया। जल्द ही उसने कई किलोमीटर दूर एक गांव में जाकर घर बनाने का सामान, औजार और काम करने वाले मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक पादरी की मदद से कॉलिन की मुलाकात एक किसान पति पत्नी एरिक और बारबरा से हुई। वे दोनों पहले एक जमींदार के गुलाम थे, लेकिन उसके अत्याचारों से तंग आकर वे वहाँ से भागकर इस गांव में छिप गए थे। अब उनके पास न रहने का कोई ठिकाना था और न खाने को कुछ। वो जमींदार के गुलाम थे, इसलिए बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने कॉलिन के साथ जटलैंड जाने का फैसला किया। एक महीने बाद उस बंजर जमीन पर एक घर बनकर तैयार हो गया, लेकिन लोग बढ़ जाने की वजह से उन्हें हर दिन खाने में सिर्फ पानी में भीगे हुए ओट्स मिलते थे। बारबरा भले ही बाहर से थोड़ी सख्त दिखती थी, लेकिन वो बहुत ही नेक और मेहनती थी। उसका पति एरिक अपने पुराने जख्मों के साथ दिन रात कॉलिन के साथ कंटीली झाड़ियाँ साफ करने में जुटा रहता था। वे बस एक छोटा सा खेत बनाना चाहते थे। एक रात एक छोटी बच्ची उनके किचन में घुसकर खाना चुरा ले गई। मजदूरों ने बताया कि वो पास ही रहने वाले बंजारों के कबीले से है। वे लोग बंजारों को मनहूस मानते थे, लेकिन कॉलिन की सोच अलग थी। उसका मानना था कि सब इंसान बराबर हैं। उस बच्ची ने जरूर भूख से तड़पकर मजबूरी में ऐसा किया होगा। अगले दिन दोपहर में एक बहुत ही अमीर और रुतबे वाला आदमी कॉलिन से मिलने आया। उसने कॉलिन के जज्बे के बारे में काफी सुना था, पर जैसे ही बारबरा और उसके पति ने उस आदमी को देखा, वे डर के मारे कांपने लगे और भागकर कमरे में छिप गए। दरअसल ये आदमी आसपास का सबसे बड़ा और खूंखार जमींदार हैरी था। उसके पास हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन थी। वो कई खेतों का मालिक था और साथ ही उस इलाके का पुलिस अधिकारी भी था। बारबरा और उसका पति पहले उसी के खेत में काम करते थे। हैरी ने कॉलिन को अपनी हवेली में डिनर के लिए बुलाया। इस जमींदार की ताकत राजा से भी ज्यादा थी, इसलिए उससे पंगा न लेते हुए कॉलिन ने उसका न्योता मान लिया। हैरी से कुछ देर बात करते ही कॉलिन को समझ आ गया कि लोग इस जमींदार से इतना डरते और नफरत क्यों करते। हैरी दिखने में भले ही अच्छा था, लेकिन वो बहुत घमंडी और बदतमीज था। मिलते ही उसने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। उसने कॉलिन की हैसियत का मजाक उड़ाया और उसे उकसाने लगा। उसने झूठ कहा कि जटलैंड उसकी जमीन है और अगर उसे वहाँ रहना है तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें खेत की आधी कमाई उसे देनी होगी। इस नाइंसाफी भरे कॉन्ट्रैक्ट को सुनकर कॉलिन भड़क गया। वो गुस्से में बिना पीछे देखे तुरंत वहाँ से निकल गया। हैरी की मंगेतर एना पहले से ही उसकी इन गंदी हरकतों से परेशान थी। कॉलिन पहला इंसान था जिसने हैरी की आंखों में आंखें डालकर उसका विरोध किया था। एना उसकी इस हिम्मत से काफी इंप्रेस हुई। एना ने कॉलिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे आने वाले फसल के त्योहार में बुलाया। जब कॉलिन वापस अपने खेत लौटा तो उसने देखा कि सारे मजदूर गायब है। पता चला कि हैरी के गुंडे वहाँ आए थे और उन्होंने सब मजदूरों को जान से मारने की धमकी दी थी। कोई भी हैरी से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए सब भाग गए। उधर हैरी ने पूरे इलाके में फरमान जारी कर दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मजदूर कॉलिन के पास काम नहीं करेगा। जो भी करेगा उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। बिना मजदूरों के खेत में काम करना एकदम नामुमकिन था। जब कॉलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी खाना चुराने वाली वो छोटी बच्ची दोबारा वहाँ आई। कॉलिन ने उसे बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि अपना बचा खुचा खाना भी उसे दे दिया। अगले दिन सुबह सुबह वो बच्ची, जिसका नाम नाना था, कॉलिन को घने जंगलों में छिपे उन बंजारों के पास ले गई। बिना घर बार के भटकने वाले इन लोगों को देखकर कॉलिन ने बिल्कुल भी नफरत नहीं दिखाई। उसने सीधा उन्हें अच्छी दिहाड़ी का ऑफर दिया और कहा कि वे उसके खेत में काम करें। उस वक्त के कानून के हिसाब से बंजारों को खेती करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कॉलिन ने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए भी अपने प्लान को आगे बढ़ाया। उन्होंने जंगली घास काटकर उसे खाद की तरह इस्तेमाल किया। कॉलिन ने अपने बचे हुए सोने के सिक्के एरिक को देकर मिट्टी खरीदने भेजा। दूसरी तरफ कॉलिन अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर फसल के त्योहार में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एरिक और बारबरा की ये आखिरी मुलाकात होगी। त्योहार की पार्टी में हैरी ने सबके सामने कॉलिन की बहुत बेइज्जती की और फिर सारे अमीरों को हवेली के पीछे ले गया। वहाँ उसने एरिक को पकड़ रखा था। उन्होंने उसे इतना पीटा कि वो खून से लथपथ हो गया। फिर उसे तहखाने में धकेलकर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया। हैरी इस तरीके से कॉलिन को डराकर अपना गुलाम बनाना चाहता था। मुझे एक और मौका दे दो, प्लीज एक मौका दे दो, मेरी बात सुनो, एक मौका, प्लीज एक मौका दे दो, बस करो, मुझे एक मौका दे दो। मैं अपने ही लोगों को सजा देना कोई शौक नहीं है, उसे जाने दो, वो मेरा आदमी है, वो अब तुम्हारा आदमी नहीं है। ये बात एकदम पक्की है। मुझे कानूनी सबूत चाहिए। मेरे गांव और मेरी जमीन से तुम्हें इन लोगों को बाहर निकालना होगा, समझे तुम? अगर वे खुद बाहर नहीं निकले तो हम उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालेंगे और तुम्हें भी। लेकिन कॉलिन अभी भी नहीं डरा। उसने कॉन्ट्रैक्ट को वही फेंक दिया और एरिक का शव लेकर वापस आ गया।
एरिक की ये भयानक हालत देखकर बंजारे डर गए कि कहीं उनका भी यही अंजाम न हो। उसी रात वे सभी काम छोड़कर वहाँ से चले गए। जिस पादरी ने कॉलिन की मदद की थी उसने भी वापस जाने का फैसला कर लिया। कॉलिन उसकी मजबूरी समझता था, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। बारबरा ने अपने पति को दफनाया और खुद को मजबूत किया। वो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो वहीं रुकी रही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जिंदा रहने की थी। भयानक सर्दियां आने वाली थी और खाने को कुछ नहीं था। ऐसे में उनका भूख से मरना लगभग तय था। उसकी सबसे कीमती चीज, वो हमेशा अपने साथ एक ऐसा आलू रखती थी जिसे वो खाना नहीं चाहती थी। बारबरा ने कहा कि वे इन आलूओं को उगाने की कोशिश कर सकते हैं। जब वे बात कर ही रहे थे, किचन से कुछ आवाज आई। वो जिप्सी बच्ची नाना थी। नाना जिप्सी काफिले से भागकर वापस फार्म पर कॉलिन के पास आ गई थी। बारबरा के समझाने पर कॉलिन को नाना को अपने पास रखना पड़ा। आखिर उन्हें भी मदद की जरूरत थी। इस तरह उस बंजर जमीन पर अब बस वो 3 लोग ही बचे थे जो कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे थे। खाने की कमी और खस्ताहाल घर की वजह से वो अंदर से बर्फ की तरह ठंडा रहता था। छोटी नाना जल्द ही बीमार पड़ गई। कॉलिन ने दूध देने वाली अपनी इकलौती बकरी को मार दिया और नाना को ताकत देने के लिए उसका सूप बनाया। अच्छी देखभाल से नाना की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। आखिरकार उन्होंने लंबी सर्दी को पार कर लिया और वसंत आ गया। कॉलिन ने बिना देर किए आलूओं को जमीन में बो दिया। उन्हें इस जमीन से बहुत उम्मीदें थी। कॉलिन को भी पूरा यकीन था कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। आलू बोने के बाद अचानक भयानक पाला और ओले पड़ने लगे। अपनी फसल को बचाने के लिए उन्होंने अपने ओढ़ने वाले कंबल और सूखी घास को जमीन पर बिछा दिया। ऐसी प्राकृतिक आपदा से कॉलिन जैसा मजबूत इंसान भी किस्मत की इन बार बार की मार से टूटने लगा था। इस निराशा में उसे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो हर दिन अपने खेत में जाता और चुपचाप प्रार्थना करता कि आलू सही से उगाए। 2 हफ्ते बाद एक दिन नाना खुशी से अपने हाथ हिलाने लगी। उसने सबसे पहले एक स्वस्थ आलू का पौधा देखा जो जमीन फाड़कर मजबूती से बाहर निकल आया था। तुम मुझे पहचानते नहीं क्या? कॉलिन के जटलैंड आने के तीसरे वसंत में चेंबर ऑफ कॉमर्स को कॉलिन के भेजे हुए आलू के 8 बोरे मिले। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने कॉलिन को पैसे देने और काम करने के लिए मजदूर भेजकर उसके काम का पूरा समर्थन करने का आदेश दिया। कॉलिन का इकलौता दोस्त पादरी भी उन्हें बधाई देने के लिए चुपके से वापस आ गया। सदियों से बंजर पड़ी है जमीन अब धीरे धीरे उपजाऊ हो रही थी। जब सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था तब हेल गुस्से से पागल हो रहा था। एक तरफ वो कॉलिन की काबिलियत से जलता था और दूसरी तरफ उसे नफरत थी कि कॉलिन उसकी बात नहीं मानता। उसने कसम खाई कि वो कॉलिन को आगे बढ़ने से रोकेगा, इसलिए उसने भारी रकम देकर खतरनाक अपराधियों को काम पर रखा। एक रात उन्होंने कॉलिन के पाले हुए सभी जानवरों को मार डाला और उनके लिए खाना बनाने वाली 2 रसोइयों को भी मार दिया। कॉलिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सीधे हेल को चेतावनी देने का फैसला किया। तुमने ये क्या किया है? तुमने मार दिया 2 मासूम लोगों को। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास इसके पुख्ता सबूत होंगे, लेकिन मैं तो बस एक गंवार हूँ। मुझे कानून की क्या फिक्र? उन्हें राजा सजा देंगे। वो जानना चाहता था इस बारे में। तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? मुझे लगता है तुम अक्सर उस गंवार से मिलने जाते हो। मेरी प्यारी है ना, तुम अपने प्लान को थोड़ा और जटिल बना सकती हो। जिंदगी बहुत प्यारी है, इसे स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है? हेल के पीछे बहुत मजबूत लोगों का हाथ होने की वजह से कॉलिन ने उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि उन अपराधियों को खरीद ले, वरना उसके फार्म को कभी शांति नहीं मिलेगी। वो बुरे लोग नाना की पहचान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और एक साथ रहना नामुमकिन था। सबकी भलाई के लिए कॉलिन ने, जो नाना को अपनी बेटी मानता था, मजबूरी में उसे कुछ समय के लिए अनाथालय भेज दिया। इतने सारे समझौते करने और इतने नुकसान सहने के बाद भी हेल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने प्रशासन के साथ मिलकर कॉलिन पर जंग के मैदान में डेनमार्क के एक बड़े अफसर को मारने का झूठा इल्जाम लगा दिया। प्रशासन ने इसी बहाने जटलैंड में घुसकर कॉलिन को गिरफ्तार कर लिया। अपने दोस्त को मुसीबत में फंसता देख पादरी ने अपनी जान की परवाह किए बिना कॉलिन का बचाव किया। तुम्हें इसका कोई हक नहीं है मिस्टर एसेनियर। तुम्हें एक निजी संपत्ति के मालिक ने इजाजत दी है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सुनूंगा कि तुम एक कातिल हो? मैंने सुना है। क्या सुना है? कि तुमने कुत्तों के झुंड के साथ आधी रात को बेगुनाह लोगों को मार डाला। बाद में मिलते हैं। अलविदा पादरी। पादरी का शरीर गोली लगने से गिर पड़ा। कॉलिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना आपा खो दिया और पुलिस वालों को घायल कर दिया। दोहरे अपराध में कॉलिन को पकड़ लिया गया और अब वो एक कैदी बन गया था। कॉलिन को कोड़े मारे गए। वो इतनी मेहनत करने वाला इंसान था, लेकिन किस्मत उसके साथ इतनी क्रूर और नाइंसाफी कर रही थी। दूसरी तरफ बारबरा चुपके से किचन में घुसी और शराब के गिलास में कुछ मिला दिया। उसकी इस हरकत को एना ने देख लिया, लेकिन एना ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब हेल तहखाने में उबलता हुआ पानी डालने की तैयारी कर रहा था तब एक नौकर ने आकर बताया कि एना को हेल से कुछ जरूरी बात करनी है। एना ने झुकने का नाटक करते हुए हेल से शादी के लिए हाँ कह दी और साथ ही उसे वाइन पीने के लिए मनाया। शराब में मिली नींद की दवा ने जल्द ही असर दिखाया। बारबरा ने मौका पाकर कमरे में घुसकर हेल के पेट में चाकू घूम दिया और अपने पति की मौत का बदला ले लिया। 2 दिन बाद जब कॉलिन बेहोश होने ही वाला था तब उसे बचा लिया गया। राजा की जांच के बाद साबित हुआ कि वे सभी आरोप हेल की रची हुई झूठी साजिश थी। कॉलिन को आजाद कर दिया गया। आजाद होने के बाद उसने सबसे पहला काम अनाथालय जाकर नाना को वापस लाने का किया, लेकिन बारबरा को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब हेल की कोई रुकावट नहीं थी। कॉलिन और नाना ने जटलैंड में आराम से 10 साल बिताए। यहाँ की जमीन अब और भी ज्यादा उपजाऊ और बड़ी हो गई थी। नाना को भी यही अपना सच्चा प्यार मिला। जब नाना 18 साल की हुई तब कॉलिन ने खुद उसकी शादी करवाई। उसी समय कॉलिन के इस योगदान को राजा ने भी सराहा। राजा ने उसे ड्यू की उपाधि से नवाजा और बहुत सी जमीन दी। उसे हर साल एक बड़ी रकम भी मिलने लगी ताकि वो और ज्यादा जमीन का विकास कर सके। लेकिन उसे एक खबर और मिली कि जिस जेल में बारबरा बंद थी वो अब बंद होने वाली थी और बारबरा को भी नर्क के नाम से मशहूर गुलामों की जेल में भेजा जाने वाला था। बारबरा को अभी भी जेल में सड़ते हुए सोचकर कॉलिन ने
सुख सुविधाओं का मजा नहीं ले पा रहा था। बहुत ज्यादा सोचने और कश्मकश के बाद उसने आखिरकार अपनी ड्यू की उपाधि और अपने जीवन भर के उस सपने को छोड़ दिया। नाम और इंसानियत के बीच उसने इंसानियत को चुना। जैसे वो पहली बार इस बंजर जमीन पर आया था, ठीक वैसे ही उसने अपने 20 साल की मेहनत से बनाए इस फार्म को अकेला ही छोड़ दिया। वो घोड़े पर सवार होकर निकल गया। उसने कैदियों की उस गाड़ी को लूट लिया और बारबरा के साथ दूर कहीं चला गया, जहाँ उन्होंने छुपते छुपाते और बिना किसी पक्के ठिकाने के एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।